आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय, आपने देखा चापलूसी राजनीति में नहीं साहित्य में भी होती है। ये फेंक दिया, वो फेंक दिया, बेकार की बातें मत करो। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा नहीं। हाँ सही बात। और बहुत कुछ कह दिया, सब कुछ कह दिया इन्होंने, लेकिन मैं आपको सही बताता हूँ, मैंने आज तक भारत माता पर एक भी कविता नहीं लिखी, भारत की माटी पर एक भी कविता नहीं लिखी। जो भी कविता लिखी बेटे की माता पर लिखी। उनमें से इसमें से किसी की हिम्मत नहीं साड़ा लिख कर। आप लिखते रहो मोदी जी के ऊपर, क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी भर आपको उससे मिलना ही नहीं। आप लिखते रहो सोनिया जी पर, क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी भर आपको मिलना नहीं। मर्द का बच्चा तो वो है जो लुगाई के ऊपर लिखा है। अभी मैं देख रहा हूँ जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है, दहशत में बैठा है, ढंग से हंस नहीं पा रही, हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखता है, वो हंसती है तो हद हो गई यार दहशत की। जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो किस बात की चिंता आपको? बहुत देखो मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा। मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा। इतनी जोर से दाद मत दे कि मेरी आवाज से भी तेज निकल जाए उसकी। माइक तेज है। हाँ, थोड़ी बहुत टिप्स देता हूँ आपको। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसाना तो हंसाना भी सार्थक होता है। मैं किसी भी कविता में पाकिस्तान को ख़त्म नहीं करूँगा। मेरा मानना है कि पड़ोसन को बांझ कर लेने से अपनी पत्नी गर्भवती नहीं होती। खुद अपनी ताकत मजबूत करो, किसी को कमज़ोर करने से आप मजबूत नहीं होते। सीधी सी बात ये। युद्ध क्यों करते हो यार, जरा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। दोनों मुल्क के नेताओं को, जो मुल्क में खाई बनी हुई है, इनको डाल दो, खाई पार दो, दोनों मुल्क बराबर हो जाएंगे, कोई अच्छी बात नहीं। तो बड़ी बात कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ मोदी जी जाइए पाकिस्तान, कहो आखिरी लड़ाई लड़ते, बहुत लड़ चुके, उसके प्रेसिडेंट से बात कीजिए कि आखिरी लड़ाई लड़ने, रोज़ टुच्ची लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा कि आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? बढ़िया बात है। तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? यार गोलियों का खर्च रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश के लोग संपन्न हो भाई जिंदाबाद। किसी को मिटाने से हम नहीं बनते, किसी को बनाएंगे तो हमें कोई भी मिटा नहीं सकता। सीधी सी बात है। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मन से अच्छी बात कह सके। आपके राजस्थान वालों को कोई चरित्र नहीं, हर 5 साल बाद खसम बदल देते हो। और बेचारे राज्यपाल को एक बार उसको शपथ दिलवानी होती है, दोबारा दूसरे वाले को दिलवानी पड़ती है। यही होता है, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं है। जिस दिन पलटते हो उसी दिन सोचते नहीं यार पहले वाले ठीक था। इस मुल्क का एक ही दुर्भाग्य रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो इस देश के पार्टी वाले हर साल इस व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते, फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही तो जीत करके आते। अभी मैं देख रहा हूं महिलाएं बैठी हैं, पुरुष, महिलाएं बहुत कठोर होती है।
पुरुष बहुत ही कोमल होता है, इस बात पर भी हिम्मत नहीं पुरुष की सारा ताली बजा सकेगा। मैं कब तक तुम्हारी सिफारिश करूंगा यार, तुम्हें तो इतने कमजोर आदमी हो, अपनी तुम्हारी ताकत में दर्शाता रहो। आप बिल्कुल बहुत कठोर होती महिला। मान लीजिए भीलवाड़ा से आप जयपुर वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती हो, दूसरे पैसेंजर से पिटवा भी सकती है, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दें। ये महिलाएं इतनी कठोर होती है। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें अजमेर जाना होगा, जयपुर चले जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करोगे। ये होता है पुरुष बड़ा कोमल होता है। और टिप्स देना चाहता हूँ, देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास हो करके घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी, किसके साथ बैठा था, घर में सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे हुई जो ये हंस रही। और थोड़ी जानकारी देखो, आप सबको कहना चाहता हूँ, एक तो जिंदगी भर कभी भी जिम मत जाना, कभी एक्सरसाइज मत करना, कभी दौड़ मत लगाना, आपकी उम्र कम हो जाएगी। घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और आप सब जानते हैं भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी लोग उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। मानते हैं कि नहीं आप? मानते हैं ना? तो ये भी बात मान लेना, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ो, ज़्यादा होने का। अब वही लोग ताली बजा रहे हैं जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते कि बच गए। और थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ साहब। देखो, पति होते हैं 3 तरह के। एक होता है बहादुर, वो तो एक ही है। एक होता है गुलाम, वो सदा लुगाई के पीछे चलता है, लुगाई आगे चलेगी वो पीछे चलेगा। एक होता है महागुलाम, वो गोदी में बच्चा उठाकर भी चलता है। मैं कभी लुगाई के पीछे नहीं चला, लुगाई आगे चलती थी, ये देख लो। ये सारा पति कभी ठीक हो ही नहीं सकता। पति ठीक हो ही नहीं सकता। देखो, मैं कभी लुगाई के पीछे नहीं चला, लुगाई आगे चलती थी तो मैं 500 कदम पीछे चलता था, किसी को पता ही नहीं लगता था। और कोशिश करता था किसी और की लुगाई जा रही हो तो उसके आगे हो लूं। लोग हैं भी बड़ा बहादुर है, देखो आगे जा रहा है, किसी को क्या मालूम मेरी कौन सी। इज्जत बताने की बात है। अच्छा, मैं एक दिन अपने बेटे को गोदी में उठाकर जा रहा, एक मिल गया। बोले क्यों भाई महागुलाम? मैंने कहा अपना नहीं है। बोले क्या मतलब? मैंने सड़क किनारे रो रहा था, मैं तो थाने में जमा करवाने के लिए ले जा रहा। आपको डरना है, पर किसी समाज के किसी व्यक्ति को पता नहीं लगना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ही करने की बात नहीं है, ढंग से सोचने की बात है आपके साथ। एक बूढ़ा मेरे पास आया, बोले शर्मा जी, बुढ़ापे में ब्याह करना चाहता हूँ, किसी विधवा से करना चाहता हूँ। मैं ब्याह तो कर ले, विधवा तो बाद में भी हो जाएगी, अभी से शौक। अच्छा, मैं हरियाणा का हूँ साहब, मेरा घमंड है, मैं हरियाणा का हूँ। हमारे बेटे 100% बाप की बात मानते हैं, और किसी स्टेट के बेटे 100% बाप की नहीं मानते। ये मेरा घमंड है। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया, कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट है? बोले छोड़ना राम प्रसाद।
क्या करेगा पूछकर? इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। यह है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो इसको। वाह वाह वाह। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम, भाई क्या हो गया, बात क्यों कर रहे हो यार इधर से? अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकंड ईयर में मैं फेल हो गया। How has he seen it all? बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकंड ईयर में मैं फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया मैं फेल हो गया। राज्यपाल साहब, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई गुम का मिला जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या बता रही है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया, से बड़ा अपराध। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत कहियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया है, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता, 45% लिया साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहूँगा। मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए हैं शायद हमें मालूम भी नहीं होगा। कोई भी जिंदगी में किसी भी कितना भी मजबूत आदमी, उसे अकड़ना नहीं चाहिए। वक्त सब सिखाता है। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं संसार में। और कविता लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। वाह। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। क्या बात है, वाह 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 वाह। वहाँ सबसे कमजोर होता है वो आदमी, बहुत परेशानी होती है। मैं आज तक गंगा जी में नहीं नहाया इन ऋषि मुनियों की वजह से। इन्होंने कह दिया गंगा में पाप धुलते हैं, नहीं नहाया। अब कोई सारा पाप धोकर जाए और उसके बाद मैं नहाने चला जाऊं और सारे पाप मेरे चिपट जाएं तो कौन जिम्मेदार होगा बताइए। बहुत मुश्किल हो जाती है जिंदगी में। जिंदगी में सबसे बड़ी दुख तकलीफ क्या मालूम है? 2 ही पंक्ति देना, मेरा सुख मेरी 2 कार नहीं है, मेरा दुख मेरे सगे भाई की 4 कार है। जिंदगी ये हकीकत है साहब, मैं अपने सुख से दुखी नहीं होता, मैं अपने सगे भाई के, अपने पड़ोस के सुख से दुखी ज़्यादा होने लग गया हूँ, तब जाकर के दिक्कत। और आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, ताली बजा देना। जो बच्चों के लिए करो वो तुम्हारा फर्ज है, और जो बच्चे तुम्हारे लिए करें वो उनका एहसान है।
एक्सपेक्टेशन के दुख हैं, बच्चों से एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, आप सबसे सुखी रह व्यक्ति रह जाओगे, क्योंकि समाज की बात है। अब यहाँ इतने एक तो क्या है कि पति बेचारे को सपने में भी होशियार रहना पड़ता है। पति कह लो, बेचारा कह लो, ये पर्यायवाची शब्द है। वो एक पति सपने में बड़बड़ा रहा, रूबी रूबी रूबी। पत्नी ने उठाया उसे, बोले कौन है रूबी? पति समझ गए, बोले घोड़ी को नाम है। बोले के मतलब? मैंने सपना में रेस कोर्स में बैठा तो घोड़ी पर पीछा लगा दिया था जिनको नाम रूबी तो पीछे रह गई थी घोड़ी, तो मैंने बढ़ावा दे रहा था, रूबी रूबी रूबी। पत्नी बोली ठीक। अगले दिन पति आया तो पत्नी बोली वो तेरी घोड़ी का 3 बार फोन आया था, जरा तू बात कर लियो उससे। हम बेचारों को तो सपने तक में भी होशियार रहना पड़ता है। साहब आप क्या बात करोगे? और कहना चाहता हूँ आपको, इन 4 पंक्तियों में विशेष आपका ध्यान चाहूंगा। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती। क्या बात है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। कविता पर आपकी तालियां चाहूँगा और विशेष ध्यान चाहूँगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाओ और ठहराओ में कुछ तो फर्क होता है। वाह वाह वाह। कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाओ और ठहराओ में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर जाता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता है। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो आप भी खारे होते हो। 4 लाइन सुना देता हूँ। इन 4 लाइनों में घराड़ी कह रही है, जी थारो दोस्त रमेश अपनी घराड़ी से कितनो प्यार करे है, थे भी अहिया कर सकोगे? मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी, पर पूछ ले रमेश की घराड़ी तैयार हो जाएगी। इन 4 लाइनों में जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा तो पत्नी से कही, देख शेर की खाल लाया हूँ, पर आज तो गजब ही हो जातो। एक मौको ऐसो आए तो कि शेर मैं नहीं खा जाता। घराड़ी बोली, ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती। थारी तो खाल भी कोई काम में कौन नहीं आती। ये मर्दों की मार्केट वैल्यू है सर। महिलाएं माफ करें मुझे, इतने युद्ध कराए महिलाओं ने, मरे हम। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने करा दी, अपना कुछ निर्णय लेना नहीं था। बस एक बाल खोल करके बैठ गई। उसके बाल बंधवाने के चक्कर में इतनी लाशें बन गई कि कुछ कह नहीं सकते। अब पूरे सदन की तालियां आदमियों की इस बात पर चाहूंगा, हमें मरने का कोई दुख नहीं। बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला कि आई एम सॉरी, मैंने मरवा दिए, फिर मरने चले जाते। कोई ऐसी बात थोड़ी। अच्छा, यहाँ इतनी महिलाएं बैठी हैं, आप समाज के लोगों की, एक का सूट एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगी, देख लेना एक की। और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास आ सकता। और तालियां तो इस बात पर चाहिए तो तब जबकि कमाई मारी। अगर लुगाइयाँ कमारी होती तुम पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे होते आज की तारीख में। अच्छा, हरियाणा में क्या हम लोग नेगेटिव ज़्यादा है। 2 अफ्रीकन और हरियाणा वाले तपस्या करने लगे, भगवान प्रसन्न होगा। तीनों से कहा एक एक बार मांग लो। अफ्रीकन ने कहा मुझे गोरा कर दो, उसे गोरा कर दिया। दूसरे अफ्रीकन ने देखा बड़ा सुंदर, बोले मुझे भी गोरा कर दो, उसे भी गोरा कर दिया।
फिर भगवान ने हरियाणा वाले से कहा तू भी एक और मांग ले। भाई जी कुछ नहीं चाहिए, इन साड़ों को फिर से काला कर दो बस। हमें नहीं मजबूत होना साहब, हम दूसरों को कमज़ोर करना चाहते हैं। इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दो, किसका क्या भला कर सकते हो बस ये देखना शुरू कर दो, तो हमारे मुल्क में कोई चीज़ की कमी नहीं। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ और इस उम्मीद पर सुनाना चाहता हूँ, अब कोई उठ करके नहीं जाएगा। आप हैं, आज संपन्न लोग हैं, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उसे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझ लेना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया आपके द्वारा। क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं और कारखाना खोलकर ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ इतने उद्योगपति हैं, इतने मजदूर नहीं हैं, उतने आपने मंदिर बनाए साथ, जितने लोगों को आपने नौकरी दी। ताली बजाइए इस बात पर। अच्छा सकारात्मक सोचिए। बड़ा अपराध किया हमारे, पता नहीं किसने कहा, ब्राह्मण शूद्र वैश्य हरिजन, उसने बड़ा अपराध किया। अगर वो नहीं करता तो हम सब लोग हिंदू होते बस, और कुछ नहीं होते। ताली इस बात पर चाहूँगा साहब, मैं आज तक सोच नहीं पाता हूँ या राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती। तालियां कमजोर हैं आपकी। मुझे बड़ी तकलीफ होती है यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है। हमारी सोच बहुत गंदी हुई, तब जाकर के स्थितियां मुल्क में पैदा हुई हैं। आप संपन्न लोग हैं, कभी आपके पिता ने बताया होगा बेटे एक कमरे में गुजारा करते थे, ये भी बताया होगा शाम की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। कमरे से कोठी में पहुंच गया, आपने क्या कुछ खो दिया, उसकी कविता पढ़ना चाहता। सब लोग कहेंगे हम भारतीय हो जाए, और मैं कहता हूं हम अपने भाई के नहीं हुए तो भारतीय कैसे हो पाएंगे। कविता अच्छी लगे तो आपका पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूँगा, मंच का भी ध्यान चाहूँगा। आपको लगेगा आपका घर चल रहा है। एक कमरा था, नमन करता हूँ इस धरती पर, जब युगल सरोलिया जी के नेतृत्व में मैंने 45 साल पहले यहाँ कविता पढ़ी, जब बंसी बेकारी जी छोटे से 2000 के गांव में 40,000 की भीड़ इकट्ठा करके रात भर कविशरण वहाँ से शुरू हुआ है। वीर रस के बहुत बड़े कवि नरेंद्र मिश्र को प्रणाम करता हूँ, जिनकी छत्र छाया में हमने कविता पढ़ी है सीधी सी। आप बीमार हैं लेकिन बहुत बड़े कवि का। अब योगेंद्र शर्मा ने आपके इस मिट्टी का नाम ऊँचा किया, तो इसके लिए भी मैं आपका आशीर्वाद, आपका विशेष ध्यान चाहूँगा इस कविता पर। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे। वाह वाह वाह। उर्दू के शायर ने कहा, एक वक्त था सोचता था मैं, मेहमान को आए तो खाना खाऊं, लानत इस दौर पर सोचता हूँ अब यह शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। क्या बात है। तालियां मत कमजोर करो। यह शख्स, एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलाव आया, पैसा आया, विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पाँव। 2 पंक्ति जवान पीढ़ी को देना चाहता हूँ, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। वाह 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 वाह। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पाँव। लोग झूठ कहते हैं
कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं। हकीकत यही है, जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। पंक्ति है। क्यों टूट गए घर हमारे? लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं। हकीकत यही है, जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें आ गई। क्या बात। और ये समृद्धि पता नहीं मुझे कहां से कहां तक पहुंचा गई कि पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। आज से 25 साल पहले किसी बेटे से पूछते थे माँ बाप, कहता था मैं उनके साथ रहता हूँ। आज किसी बेटे से पूछो माँ बाप, कहता वो मेरे साथ रहते हैं। हम अपना भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं पाए, सरकार का क्या खा करके मिटाया। क्या दिया है? पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। भाई 2 मिनट बैठ जाए। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक एक कमरा अपने लिए, एक एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक छोटा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक बड़ा रूम ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता। वाह 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 वाह। बहुत बदलाव आया है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। शायद इससे बेहतर पंक्ति नहीं कह पाऊँ। अच्छा लगे तो पूरे सदन की तालियां चाहूँगा। इस जवान पीढ़ी से पूछना चाहता हूँ, पता नहीं कितने वक्त की रोटियां काट कर माँ बाप ने तुम्हें इतना लायक बनाया। जिंदगी में इतने लायक मत हो जाना कि माँ बाप को अपने लायक नहीं समझो। वाह। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और याद रख लेना, बाप बेटे के 2 ही जगह हाथ मिलने चाहिए। एक तब जब बेटा छोटा हो, वो चल नहीं पाए, तो बाप उसका हाथ पकड़ करके ले जाए। और एक तब जब बाप बूढ़ा हो, वो चल नहीं पाए, तो बेटा उसका हाथ पकड़। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और आजकल तो हालात ये हो गए कि हमारा पता तो एक रहता है, लेकिन हमें एक दूसरे का पता नहीं रहता। एक घर में रहकर ऐसे रहते हैं कि पता नहीं क्या हो। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक एक कमरा अपने लिए, एक एक कमरा बच्चों के लिए, एक एक कमरा ड्राइंग रूम में, फिर एक बड़ा कमरा उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे। और आज इस ऊंचाई पर पहुंचकर मैं सोचता हूँ, इसके लिए मैंने कितनी बड़ी खोदियाँ खाइयाँ। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी। वाह 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 वाह। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना भी पड़ेगा। मैं इस युवा पीढ़ी से इतना ही कहना चाहता हूँ, जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहना, ताकि आपके बच्चे जिंदगी भर आपके साथ रह सकें। हो सकता है नौकरी और व्यापार की वजह से अब शारीरिक रूप से साथ नहीं रह पाए, पर मानसिक रूप से भी माँ बाप के साथ रहेंगे तो आपके बच्चे भी जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। वाह 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 वाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज योर हाइट? मेरी प्रसिद्धि या किसी का पद या किसी का पैसा नहीं, ये मेरी हाइट नहीं है। माई डेप्थ इज माई हाइट। अगर मेरे पास गहराई नहीं है तो इस ऊंचाई का कोई मतलब नहीं होता। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे,
जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है और पतंग ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। हमें आपके बीच हो गए 3 घंटे से ऊपर। इस मुल्क में 500 करोड़ की फिल्म बनती है राठी जी, वो वाले जिन्हें पेमेंट देनी है। 500 करोड़ की फिल्म बनती है 2 घंटे की, सारे ग्लैमर के चेहरों के साथ। वो 500 करोड़ की फिल्म 2 घंटे की आपको इस तरह से नहीं बांध पाती जितना बिगर ग्लैमर के इन 5 चेहरों ने आपको बांधा है। ये देश में कविता की ताकत, ये देश में संस्कृति की ताकत है जिसको मैं नमन करता हूँ। और एक ही बात कहना चाहता हूँ और पंक्ति पर आपका विशेष ध्यान चाहूँगा। राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या सोचें कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहो। वाह 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 वाह। बात अच्छी हो तो पूरे सदन की तालियों से विदाई दे देना। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न। बहुत बार जोरदार तालियां बजाइए। आगे से पीछे तक जितने लोग हैं, हार्दिक अभिनंदन करने के लिए आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी के सम्मान में ताली बजाकर बताइए। एक बार सब बैठे हैं, आप सब लोग बैठे। मैं लाठी जी को आमंत्रित करता हूं और मैं बहुत आभारी हूं इस बड़े कार्यक्रम के सहयोग के लिए। प्रशासन ने, जो स्थानीय प्रशासन ने सहयोग किया, हमारे पुलिस कप्तान और हमारी वर्दियों ने जो सहयोग किया। राष्ट्रगीत की रागों से बनती है वर्दी, देशभक्ति के धागों से बनती है वर्दी। वर्दी कोई साधारण गणवेश नहीं।